सभी का धन्यवाद, डॉक्टर रितु का धन्यवाद कि बहुत दिन से संघर्ष ये कर रही और कई बार आने का वो हुआ भी। सुबह के टाइम पे हमने बताया तो इन्होंने मने करवा दी कि सुबह नहीं आना, उस टाइम पे टाइम नहीं लगा, लेकिन बड़ा संघर्ष इनका है। और इन्होंने जो गाजीपुर वाला बॉर्डर था, जब किसान आंदोलन हुआ तो 13 महीने ये और उनकी टीम पूरी, वकील साहब, प्रोफेसर साहब, ये सब लोगों का बड़ा साथ वहां पर रहा। जातिवाद का खेल देश में है, बड़ा हो रहा है। और हमने कहा भी है कि किसान की भी कोई जाति नहीं है, ना मजदूर की कोई जाति है। गांव में रहने वाला किसान भी हो, किसी भी जाति का है। आप जाकर देखो गंगा के खद्दर में, आप जाओ वहां पे, ये तो कुछ लोग हैं कि जो शहरों में और उसके आसपास लोग आ रहे वही उसका लाभ लेते हैं। आप जाओ चौहान बिरादरी है, ठाकुर, आप देखे पहचान भी देगा कोई उनको, उनकी हालात देखो आप कि बहुत बुरी स्थिति में। तो जो गांव में है उसकी स्थिति खराब है। इसलिए गांव से जो भूमिहीन किसान थे वो निकल के और शहरों की तरफ, रोजगार की तरफ आ गए। गांव के लोग अब जमीन बेच रहे हैं अपनी। हमने कहा है कि मिट्टी में सने हुए हाथ, आप दिल्ली मखमली चौकट पे कहीं आप जाओ तो आप किसी भी जाति के हो, आपको देखो बैठा ले, आप मिट्टी में सने हुए हाथ लेकर आ जाओ। व्यवस्था खराब है जो सरकारों ने की, व्यवस्था खराब जो बिल्कुल यहाँ पे जो कहा है कि आरएसएस के लोगों का एक बड़ा एजेंडा चल रहा है। हमने बहुत दिन से कह रहे थे जब वहां आंदोलन चला कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, रोटी तिजोरी में बंद होगी, बड़े लोगों का रोटी पर अधिकार होगा, भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि फ्लाइट का आप टिकट लो, ट्रेन का टिकट लो, पहले होता था कि भाई एक ही होता था। आज आपने ऑनलाइन करा, आपने जब तक उसको क्लिक करोगे जब तक उसके 1000 रुपए बढ़ा देंगे। आप दूसरी लाइन वो चेक करो, उसके बढ़ जाते हैं। आप उसको छोड़ दो, वो घट जाते हैं, पता ही कुछ नहीं है। आपने बुकिंग डाल दी, फिर उसमें सीट दिखाएंगे, कौन सी सीट चाहिए, उसके 300 रुपया फिर ले लेंगे। तो जो पूंजीवाद है ये इतना हावी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है कि आदमी की जरूरत है तो जरूरत के हिसाब से तय होती है कीमतें। यही रोटियों पर होगा, क्योंकि अनाज पे बड़े लोगों का कब्जा होने वाला है। बिहार में बता प्रोफेसर साहब ने कि बिहार हम गए, बिहार इसलिए जाना पड़ा कि बिहार में 2006 में मंडी सिस्टम खत्म कर दिया। वहां पे बिहार के लोग आते हैं, दो ही जगह बिहार के लोग अब जा रहे हैं, या तो वो एजुकेशन में जा रहे और या वो लेबर बन गया है। तो लेबर स्टेट बिहार बन गया है आज। वे वहां के किसान हैं, मजदूर हैं जो अपने गांव में रहकर काम करते थे, लेकिन उन्होंने बिहार को छोड़ दिया। क्या बगैर मंडी के जो 3 कानून थे वो यही तो थे? क्या बगैर प्लेटफार्म के कोई ट्रेन रुक सकती है? बगैर मंडी के कोई किसान कहीं सामान बेच सकता है? तो ये बहुत स्थिति खराब आज देश की है। आने वाले टाइम पे अगर ये सरकार आई तो और ज्यादा स्थिति खराब होगी। 2 ही विचारधारा के लोग बचेंगे। 2 साल का इनका एक एजेंडा तय हुआ है, 4 महीने उसको हो गए। ध्यान से सुन लेना, 4 महीने उसको हो गए, 20 महीने और बाकी है। जो लोग देश में आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं होंगे उनके खिलाफ गांव के गांव में मुकदमे होंगे। वे अगर कहीं नौकरी में भी होंगे, जैसे डॉक्टर रही, उस विचारधारा को नहीं मानोगे तो नौकरी से हटाए जाओगे, आपके ऊपर केस दर्ज होंगे। आप किसी भी जाति के हो, आप आरएसएस विचारधारा को नहीं मानोगे तो आपके खिलाफ आपकी प्रॉपर्टी, आपके कारोबार, सब चीज आपके बंद होंगे। एक आदमी देश में चिन्हित होगा। आरएसएस की शाखाएं स्कूल में लग रही है तो हमारा नॉन पॉलिटिकल संगठन है, हमारे साथ में कोई अगर फोटो भी खिंचवा ले कोई कर्मचारी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हम देशद्रोही हैं क्या?
किसान और मजदूर आंदोलन चलाने वाले देश में वे देशद्रोह हो गए और संघ की शाखाओं में जाने वाला वो देशभक्त हो गया। संघर्ष ज्यादा होगा और इसका नुकसान किसने ज्यादा किया? जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि या तो आप सत्ता में रहो, सत्ता की कुर्सी पर बैठो, अगर आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी की निगरानी करो, आप सामने बैठो जमीन पे, लेकिन निगरानी करो, कुर्सी की कमी ढूंढो, उसको कहो। उसने कहना छोड़ दिया। देश का विपक्ष कमजोर हुआ तो देश में तानाशाहों का जन्म हुआ। वो वैसे नहीं हुआ, विपक्ष कमजोर हुआ तो देश में तानाशाहों का जन्म हुआ। और हालात ये है कि जहां तक वोट की भी बात है, इनको जनता वोट नहीं दे रही, लेकिन ये तो बीजेपी का हारा हुआ कैंडिडेट जीत का सर्टिफिकेट लेके जाता है, वो कहने वाला कोई है नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ? यही तो हुआ। मुजफ्फरनगर और शामली में 9 सीटें थी, 1 सीट विपक्ष के पास थी और 8 सीट सत्तारूढ़ पार्टी के पास में थी, जो आज हैं। अब जब चुनाव हुआ तो 1 सत्तारूढ़ पार्टी पे है और 8 विपक्ष के ऊपर है, क्योंकि वहां डंडा मजबूत था वहां के लोगों का। और पूरे देश में क्या हुआ? जहां जहां चुनाव हुए, वो बिहार लगा लो, आप चुनी हुई सरकार आप मध्य प्रदेश में लगा लो, आप कहीं पे भी लगा लो, उसका क्या करा कि चुनी हुई सरकारों को भी तोड़ देते हैं। ये चुने हुए लोग, प्रोफेसर को और इनको सबको तोड़ देते हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये लड़ाई आगे बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। देश में हमने नए नारे इजाद किए हैं, वो नारे जरूर यहाँ पर जरूर लिखें। हमारे यहाँ उस पे आया, इन्होंने कहा कि हमारी माटी हमारा देश, हमने कहा कि हमारा खेत हमारा देश और जय हिंद संविधान। तो नारा हमारे मंच पे जय हिंद संविधान से शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पे भी वो लिखो, नया नारा इजाद किया है कि जय हिंद संविधान, उसमें सब चीज आ जाएगी। जब जय हिंद संविधान का होगा तो जो एडवोकेट हमारे बैठे हैं, जो हमारे जज साहब बैठे हैं, उनको भी ताकत मिलेगी। आज सब चीजों पे कब्जे हो गए, क्योंकि 55 साल की राज्यसभा सबको चाहिए, या तो मखमली रेड कारपेट में एक रास्ता जाता है, दूसरा रास्ता जेल की तरफ जाता है। 5 साल एडवांस पता है सबको कि फैसले क्या आने हैं। 5 साल बाद में ये पार्लियामेंट की तरफ एक रास्ता जाता है, एक तिहाड़ जेल की तरफ जाता है। 5 साल बाद में आप नौकरी कर रहे हो तो कहां आपको जाना है, वो एडवांस चॉइस चल रही है, एडवांस बुकिंग देश में चल रही है। तो एडवांस बुकिंग अगर 55 साल की एडवांस बुकिंग हो जाएगी, रिटायरमेंट होने के बाद में कहां जाना है, अगर बुकिंग अभी से ही चल रही है, तो ये हालात तो होंगे। देश में पॉलिटिकल आदमी, पॉलिटिकल पार्टी इस देश को नहीं बचा सकती। इस देश को बचाएगा आंदोलन। वे किसी भी पार्टी, किसी भी जाति से, किसी से भी हो, वो विचार के साथ में जुड़ेगा तो ये देश बचेगा, नहीं तो देश बचने वाला नहीं है। आंदोलन ही इस देश को बचाएगा। जैसे यहाँ पे आंदोलन चल रहे, इसी तरह के छोटे बड़े आंदोलन चलते रहो। देश में वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति होती है। हथियारों की क्रांति हम नहीं लड़ सकते, लेकिन विचार की क्रांति लड़ सकते हैं। बाबा साहब ने एजुकेशन वैचारिक क्रांति से ही तो दिया था। आप वैचारिक क्रांति का फैलाव करो, वो फैलेगी और उसी से ही जीत होगी। और डॉक्टर साहब का जो केस है, दूसरे इस तरह के जो लोग हैं जिनका केस है, ये लड़ाई लंबी चलेगी। बहुत लोगों को आगे आना पड़ेगा, कंप्रोमाइज नहीं करना पड़े, वो संघर्ष करेंगे। 2 ही रास्ते जाते हैं। समर्पण एक अलग चीज होती है, किसी के प्रति समर्पण हो गया, सरेंडर और संघर्ष में से एक चुनना पड़ता है। तो डॉक्टर रितु ने तो संघर्ष चुन रखा है, सरेंडर नहीं चुना। तो आप संघर्ष करो, आप अपने लिए संघर्ष नहीं करो कि पूरे बिरादरी, कौम, जो दबे हुए लोग हैं, ये संघर्ष उनका है। और जाति नहीं हो तो कुछ लोग हैं जो उसका फायदा उठाते हैं। जो उच्च पदों पर चले गए वे लोग उसका फायदा उठाते हैं। और भी वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो हो, कहने को ही है, वे कहते हैं जी
आरक्षण की लड़ाई आप सब लड़ रहे, हमारी हालात देख लो। आज भी कच्चे मकान, टूटी हुई झोपड़ी उनके पास में है। वो तो कुछ लोग हैं जिनको शहरों में रह रहे, वहां रह रहे, उनके नाम पर उसका फायदा ले रहे, किसी को नहीं मिल रहा। वे भी निकल के आना पड़ेगा उनको भी, सबको। वे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे। वे भी कहते हैं कि हम जातियों में हम मर गए, हम हैं उच्च जाति के और इलाज हमारा सबसे ज्यादा हो गया। कहने को वो हैं, इलाज हमारा सबसे ज्यादा हो गया। तो ये है कि लड़ाई लड़ो, आप बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हो, आपके साथ में सब लोग हैं और आप क्रांतिकारी हो। हमको पता है कि आप हटोगे नहीं, आप समझौतेवादी नहीं हो। डॉक्टर रितु समझौतेवादी नहीं है। तो पूरा संघर्ष उन्होंने 13 महीने वहां पे किया और जो से धरती से आते हैं, इनका तो बड़ा परिवार पंजाब का आया और पंजाब के लोग कभी कभी जब आते हैं 13 महीने, अगर पंजाब उठ के ना आता तो ये आंदोलन हो नहीं सकता था। अगर गुरुद्वारे हमारे साथ ना होते, गुरु का आशीर्वाद साथ ना होता तो ये आंदोलन चल नहीं सकता था। जिस तरह से उन्होंने लंगर और वो चलाए, हम सब लोग दान पुण्य तो कर देंगे, लेकिन जो व्यवस्था होती है वो नहीं चलती। जिस तरह से उनकी व्यवस्था थी वो चलाई। हरियाणा के लोगों ने पूरा उनका साथ दिया, खास करके खाप पंचायत, वो खड़ी होकर पीछे खड़ी रही। वे कभी मूवमेंट में, हमारे समझौतों में, मीटिंगों में कभी नहीं आए। उन्होंने कहा कि ना, खाप पंचायतों का हमारा मतलब है कि आप खड़े रहो, हम आपके पीछे लाठी लेकर खड़े, आपको छेड़ेगा नहीं कोई। तो जैसे उनका सपोर्ट मिला, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरा देश खड़ा हो गया। 13 महीने एक देश की राजधानी को घेरना, ये ना कभी हुआ और ना कभी आने वाले टाइम पे कभी होगा। सिचुएशन ऐसी थी कि सब लोग उस सिस्टम से जुड़े, उन चीजों को याद करते रहेंगे। आने वाले टाइम पे देखते रहेंगे कि एक बार इस तरह की क्रांति हुई थी। आज उसका दूसरा रूप हम ट्रैक्टर ले आए। पहले लोग ट्रैक्टर लेकर नहीं चलते थे, लेकिन आज एक बार कॉल कर दो वहां पे कि ट्रैक्टरों से चलना, तो बच्चे घर वालों से भी पता नहीं करते, ट्रैक्टर जोड़कर अपने आप लेकर चल जाते हैं। अभी मुजफ्फरनगर में एक मामला हुआ तो उसमें करीब 2000 से ज्यादा ट्रैक्टर आए एक ही शहर में। हम जिधर को भी निकल जाते हैं, किसान, मजदूर, किसी भी उसका हो, वो सब ट्रैक्टर लेकर निकले, क्योंकि पूंजीवाद देश में हावी हो गया। 10 साल पुराना ट्रैक्टर टूटेगा, दिल्ली की गाड़ी टूटेगी। अब प्रोफेसर साहब के पास में गाड़ी होगी, क्या 10 साल में आप कितनी गाड़ी चलाते हो? ज्यादा ज्यादा कैंपस में चला के, एक दिन किसी छुट्टी में किसी रिश्तेदार के घर पे चले गए। साल भर में जज, एडवोकेट, प्रोफेसर, डॉक्टर, इनकी गाड़ी 10-12 हजार किलोमीटर से ज्यादा एक साल में चलती। तो कितनी चली? 60-70 हजार किलोमीटर 10 साल में खत्म होगी। दूसरी गाड़ी लेगा तो जांच और होगी, कहां से लेकर आए। तो जो जज हैं ये भी कहते हैं जी हमारी तो चलती नहीं, लेकिन हम आवाज नहीं उठा सकते। किसान का ट्रैक्टर, एक रोडवेज की गाड़ी कितनी चलती है और एक जज की गाड़ी कितनी चलती है। प्रोफेसर जिसको घर कैंपस में मिल गया, उसकी गाड़ी कितनी चलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ही सब लोग दुखी है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने कहा जी, हमने कहा जी आप इसका जो हमारी रिकवरी वैन है इसका इंजन चेंज कर देते हैं जी। अगर नॉर्म से ना इंजन चेंज नहीं, 10 साल में पूरी की पूरी गाड़ी चेंज होगी। तो कह रहे जी हमारा भी इलाज कर क्या। तो बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। बड़े कंपनियों को कैसे पूंजीवादियों को फायदा होगा, तो ये सारी व्यवस्था उनकी है। आप लड़ाई लड़ो, सब यूथ, बच्चे सब आपके साथ में हैं। जब जब भी आप बुलाओगे हम आएंगे। 6 तारीख में भी हम कहेंगे कि लोग यहाँ पे आएंगे। 6 तारीख का ये अधिकार मार्च जो 6 तारीख का है, इसमें निकाल लेंगे। और डॉक्टर रितु से सब लगाव करते हैं, सब जानते हैं डॉक्टर रितु को। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद संविधान।